साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ से विपक्षी नेता खौफजदा हैं। आप कहेंगे कि चंद्रचूड़ साहब फिर से कैसे आ गए, अब क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिटायरमेंट के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट चले जाएं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब, दोनों डरे हुए हैं और बुरी तरह से डरे हुए हैं। और इतना डरे हुए हैं कि उनके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखने का फैसला किया। हो सकता है चिट्ठी लिख भी दी हो, बहुत सारी चीजें तो पता भी नहीं चलती। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को मीटिंग के लिए बुलाया, खड़गे साहब को मीटिंग के लिए बुलाया, और जो कुछ हुआ वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और ये भी सवाल आपके मन में उठेगा कि आखिर चंद्रचूड़ साहब से ये क्यों डरे हुए हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया? आज के वीडियो में दोस्तों इसी की जानकारी दूंगा। ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर से क्या होगा और इस खबर से क्यों विपक्षी नेता डरे हुए हैं, इसका भी जवाब दूंगा। और मैं चाहता हूं हमेशा की तरह दोस्तों इस मुद्दे पर भी आप जरूर कमेंट कीजिए। और पहला कमेंट, जय सिया राम, हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम करता हूं दोस्तों। खबर यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक मीटिंग की और यह मीटिंग एनएचआरसी चीफ को चुनने के लिए था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बहुत बार नाम आते हैं इसके, और इसकी चर्चा होती है तो कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। और जब जाहिर है मीटिंग होनी है तो इसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने कई लोगों को बुलावा भेजा। उसमें जो सबसे बड़ा दो नाम है वो कौन है जानते हैं? भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। लोकसभा में तीसरी बार उनमें मौका मिला है, पहली दो बार में तो बन ही नहीं पाए, तीसरी बार में मौका मिला तो नेता विपक्ष बन गए। और विपक्षी नेता बनने के बाद क्या क्या गुल खिला रहे हैं ये आप भी जानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री मोदी संस्थाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने बुलाया और सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि राज्यसभा में जो नेता विपक्षी हैं खड़गे साहब, उनको भी बुलाया, क्योंकि एनएचआरसी के चीफ का चयन करना था। और मैं आपको ये भी जानकारी दे देना चाहता हूं दोस्तों कि एनएचआरसी चीफ का जो चयन होता है उसमें जो मेन नेता, मतलब उस समिति में जो लोग शामिल होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होती है, जो कानून के अनुसार है, कानून सम्मत चीजें आपको बता रहा हूं। इसके अलावा उसमें गृह मंत्री होते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी हैं उनको बुलाया गया, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब हैं उनको भी बुलाया गया। लेकिन इसके अलावा दो मेंबर और होते हैं, और वो कौन कौन होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, और इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति, वो भी इसके सदस्य होते हैं। यानी कुल मिलाकर 6 सदस्य हो गए। और इन्हीं को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चीफ का चयन करना था। मीटिंग हुई, बात हुई, चर्चा हुई, पता है क्या हुआ? भड़क गए राहुल गांधी, खड़गे साहब। और आपको क्या लगता है, मोदी जी इनको बुला करके बिठा लें, कुछ करें, उसके बाद भी क्या ये खुश आपको नजर आएंगे? कभी नहीं दोस्तों। इन्होंने फैसला किया कि ये डिसेंटिंग लेटर लिखेंगे। ये लिखेंगे कि ये असंतुष्ट हैं। लिख भी दिया होगा, हो सकता है, बहुत सारी चीजें तो पता भी नहीं चलती है, क्योंकि विवाद तो सरकार पैदा नहीं करती। अब ये करना चाहे तो करें। जो मुझे पता चला, क्या बहाना बनाया, ये बहाना हर बार की तरह कि मीटिंग शुरू हुआ, इन्होंने नाम लेकर ही आ गए। अरे भाई, तो मीटिंग क्या हवा में होगा? आपको कौन लगता है किसको बना? ऐसा होता है क्या?
भाई उसकी प्रक्रिया होती है, कई लोगों का चयन होता है, कई लोगों के नाम रखे जाते हैं, फिर उस पर बातचीत होती है। अब जाहिर है दोस्तों, उसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आया वो कौन है? वो हैं DY चंद्रचूड़ साहब, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनका नाम सुनते ही दोनों के कान खड़े हो गए, चाहे राहुल गांधी हो चाहे खड़गे साहब हो। अब सवाल है कि चंद्रचूड़ साहब जो बड़े प्रिय लगते थे, आखिर हो क्या गया? क्यों विरोध हो रहा है? चंद्रचूड़ साहब से क्यों खौफजदा हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। लेकिन यह तय है कि NHRC के चीफ का चयन होना ही है। क्यों? क्योंकि यह पद जून 2024 से ही खाली है, कई महीने हो चुके हैं। भाई 4 जून को नतीजे आए और उसके बाद तो इसका चयन करना था ना, सरकार के पास तो बड़े काम होते हैं। अब इसकी बारी आई है और इससे पहले जो इसके चीफ रहे हैं वो हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। 1 जून को इनका कार्यकाल पूरा हो गया और उच्चतम न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश है न्यायमूर्ति मिश्रा ने अधिकारों की पैरवी करने वाले निकाय के 8वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और इनको जून 2021 में नियुक्त किया गया था। अब जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिश्रा जी, उनका टर्म पूरा हो गया, उसके बाद अभी कोई नहीं है। और इस समय NHRC की एक सदस्य हैं विजया भारती सयानी, इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं आपको बताऊं इस चीफ का चयन कैसे होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखिए। NHRC इसकी बड़ी भूमिका होती है। अब जब पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे तो आप खुद सोचिए ना कितना बड़ा पोस्ट है। और जो नियम है उसमें यह है कि जो चयन समिति होती है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया 6 सदस्य होते हैं, उसमें खुद प्रधानमंत्री गृह मंत्री होते हैं। यह जब सिफारिश करती है तब राष्ट्रपति द्वारा भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश या शीर्ष न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्त, उन्हीं को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जानते हैं जब चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो रहे थे ना, तभी से इसकी सुगबुगाहट थी कि ये तो नहीं बनेंगे। और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग ही बन सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, इससे पहले भी CJI ही बनते रहे बहुत सारे। अभी न्यायमूर्ति मिश्रा साहब के बारे में बताया, उससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HL दत्तू, KG बालाकृष्णन, उन लोगों में से हैं दोस्तों जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, आयोग का नेतृत्व कर चुके हैं। और ठीक पहले तो वही थे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा। और जो खबरें आ रही हैं, अब DY चंद्रचूड़ साहब की बारी है। मैं अगर आपको पूर्व CJI HL दत्तू साहब के बारे में बताऊं तो वो सितंबर 2015 में रिटायर हुए चीफ जस्टिस के पद से और फरवरी 2016 में NHRC का चेयरमैन बनाए गए। अब अगर आप पुराने इतिहास को भी देखें तब भी तो चंद्रचूड़ साहब बन ही सकते हैं। मतलब नियम संगत है, न्याय संगत भी है। और जो पोस्ट जिनके लिए रिजर्व होता है उस हिसाब से भी वो सबसे अधिक फिट नजर आते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा, फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इसके विरोध का कई कारण है दोस्तों। आजकल चंद्रचूड़ साहब विपक्ष की नजरों में खटक रहे हैं और खटकने की वजह है, आप समझ लीजिए, विपक्ष हमेशा टारगेट बनाता है, बड़े नाम खड़े करता है, जैसे अडानी, अंबानी, कभी किसी का। तो अब चंद्रचूड़ साहब को एक टारगेट बनाया है, आपको मैं बता देता हूं। और इनका विरोध क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे आपको चंद्रचूड़ साहब का कुछ बयान सुना देता हूं, समझा देता हूं, दिखा देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये लंबे समय तक रहे ना, तो आपको पता है ना कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने सरकार के पक्ष में ही फैसले किए। बहुत बड़े बड़े फैसले जो सरकार को, मोदी सरकार को परेशान करने वाले थे, वो सब किए गए। लेकिन ये जो विपक्ष है, इन्होंने मतलब ऐसी उम्मीद पाल ली
कि अगर हम मोदी जी से नहीं लड़ पा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हरा नहीं पा रहे हैं, तो चंद्रचूड़ साहब विरोधी बन जाए और सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके सिर्फ सरकार के खिलाफ ही काम करे। ये संभव है क्या? चंद्रचूड़ साहब ने ये बताया कि भैया जुडिशरी सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए नहीं है। जुडिशरी का रोल तो यह है कि संविधान की भावनाओं का पालन हो। संविधान अगर कुछ कह रहा है उसकी व्याख्या करनी हो, कोई नियम तोड़ रहा है तो उस नियम पर लाना हो। यह थोड़ी ना कि जुडिशरी नॉट हियर टू परफॉर्म ऑपोजिशंस रोल। आप नकारे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं चंद्रचूड़ साहब करें। यह बात कह दी थी चंद्रचूड़ साहब ने, और उसके बाद तो जो भी मामले ले लीजिए सब जगह चंद्रचूड़ साहब को टांगने की कोशिश शुरू हो गई, और उसमें राहुल गांधी, खड़गे साहब, तमाम नेताओं की बड़ी भूमिका है दोस्तों। और अभी आप देखिए आजकल तो संभल का मामला बड़ा चल रहा है ना, चाहे संभल में मस्जिद का मामला हो, अजमेर दरगाह का मामला हो, जितने संगठन हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यहां तक कि वो जो बात बोल रहा है वही विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं। ये बोल रहा है कि चंद्रचूड़ साहब की वजह से हो रहा है। आप सोचिए, संवैधानिक मान्यताओं पर फैसले लेने के कारण उन्हीं को टारगेट किया जाने लगा और कह रहे हैं इनकी वजह से हो रहा है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है वही दल बोलने लगे। और मुस्लिम परस्ती में आप जानते हैं समाजवादी पार्टी किस हद तक आगे बढ़ी हुई है। समाजवादी पार्टी ने तो सारी मर्यादा तोड़ दी, और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो तो एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे, अपमानजनक भाषा का। अब आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि चंद्रचूड़ साहब से डर की वजह क्या है। और इतना ही नहीं, मैं आपको तो एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी दिखा देता हूं। ये जो संजय राउत रोज रोज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कुछ कुछ उटपटांग चीजें बोलते हैं, महाराष्ट्र में जो इनकी हार हुई ना, जब कुछ समझ में नहीं आया तो इसका भी ठीकरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ साहब पर फोड़ दिया। अब आप सोचिए, मतलब स्थितियां कहां तक चली गई हैं। लेकिन पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दिया। जैसे अभी क्या हुआ, अभी सर्वे के मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उसने कुछ हद तक रोक भी लगाई, स्टेटस को की बात कही। तो उस पर चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने जो संविधान सम्मत होता है उसी तरीके की बात कही। उन्होंने कहा, मैं अपने सहयोगियों के बारे में पहले से कोई राय नहीं देना चाहूंगा, जिनका मैं सम्मान करता हूं। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि वे क्या कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। आइए इंतजार करें, वे अंतिम निर्णय लें। उन्होंने एक अंतरिम आदेश पारित किया है, मामला 4 सप्ताह बाद आएगा। सुप्रीम कोर्ट को संविधान के हित में निर्णय के लिए अपना मौका मिलना चाहिए। क्या उन्होंने कोई गलत बात कही? वो तो बड़ा अच्छा है ना कि ठीक है, मैं जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के पद पे बैठा था तो मुझे ये संविधान सम्मत लगा, मैंने फैसला किया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है उस पर मत जाइए, फैसला आने दीजिए और तब बात रखिएगा, उसका सम्मान कीजिए। और यही तो होता है ना। लेकिन विपक्ष को संविधान से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। सिर्फ कहने के लिए उनको सिर्फ तुष्टीकरण की नीति अपनानी, उसको सिर्फ वोट बैंक देखना है। और इसीलिए छोटी छोटी चीजों पर भी ये सवाल खड़े करते रहे। जो काम इनकी सरकार के समय होता था वो नजरअंदाज करते थे, आज सवाल उठाते हैं। भाई पूर्व जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री भवन में ये इफ्तार पार्टी करते थे, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने गणेश पूजा कर ली, मराठी वेशभूषा में नजर आ गए तो लोगों को आपत्ति हो गई। अरे आप पूजा कर रहे हैं क्यों भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज वो इंसान नहीं होते, वो धर्म का पालन नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इफ्तार करते हैं और तमाम चीजें करते हैं तो ठीक होता है। आप कल्पना कीजिए दोस्तों कहां तक पहुंच गई ये चीजें।
और कांग्रेस हो, सारी चीजें हो, सबने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इस बात पे आपत्ति जताने लगे कि प्रधानमंत्री मोदी को क्यों बुलाया, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर क्यों बाहर आई। चंद्रचूड़ साहब ने इसका जवाब भी दिया, अरे भाई, जब प्रधानमंत्री आए हैं और कोई व्यक्ति नहीं, देश का प्रधानमंत्री है, क्या उसको अपने घर में बुला नहीं सकते? और जब वो आएंगे, वो पूजा करेंगे, तो क्या राहुल की तस्वीर दिखाएंगे? कमाल की चीज है दोस्तों, हर चीज को राजनीति के एंगल से। और मैं तो आपको साफ कहता हूं दोस्तों, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब के पूरे कार्यकाल को देखिए, बड़ा लंबा कार्यकाल रहा है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े फैसले रहे हैं, मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं और देख भी रहे हैं आप। इलेक्टोरल बॉन्ड हो, धारा 370 हो, हिंडनबर्ग विवाद हो, आप तमाम चीजों को देखिए। विपक्ष ने कैसी डुगडुगी बजाई है, कभी खुश हुए, कभी कुछ किया, कभी नाराज हुए, लेकिन सरकार की भूमिका बदली क्या? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हम देखते हैं। सरकार गलत कहीं नहीं थी, सरकार जानबूझकर गलत कभी नहीं करती, यही तो मोदी सरकार की खासियत है। और मैं तो आपको जरूर कहूंगा दोस्तों, याद कीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, कैसे विपक्ष तालियां बजा रहा था, चंद्रचूड़ साहब के गाने गा रहा था, अरे वाह क्या हो गया, लैंडमार्क जजमेंट है। ये सोचने लगे कि बस यही चंद्रचूड़ साहब ने जो किया, अब तो मोदी जी नहीं बचेंगे। सारे इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आ गए, क्या निकला? कौन सा अंबानी निकला, कौन से अडानी निकले? पता चला कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पैसे तो दूसरी पार्टियों ने ले लिए। अब तो सबके नाम भी आ गए सामने दोस्तों, आप याद कीजिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो बड़ा खुश था, लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 की बात आई तो तुष्टीकरण में ये ऐसे घुस गए, मुस्लिम तुष्टीकरण में सारी मर्यादाएं तोड़ दी, नाराज हो गए। आर्टिकल 370 में आपने क्यों नहीं किया, ये तो बड़ा गलत काम कर दिया आपने। आप कल्पना कीजिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि इसके बाद भी चंद्रचूड़ साहब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और चंद्रचूड़ साहब जो कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते हैं, वो जानते हैं कि चंद्रचूड़ साहब को अगर आप रखेंगे तो वो न्याय संगत तरीके से काम करेंगे। और आज के समय एनएचआरसी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को समझ लीजिए। चाहे आप बंगाल जाइए और देश के दूसरे राज्यों में जाइए, वहां की तो सुनवाई तक नहीं होती। आप भूले नहीं होंगे संदेश खाली, कितना बड़ा मामला मानव अधिकार का सामने आया। और क्या हुआ आज जब एनएचआरसी के चीफ के रूप में चंद्रचूड़ साहब की बात सामने आ रही है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं दोस्तों कि आने वाले समय में इनकी भूमिका जैसे सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दी, अगर एनएचआरसी चीफ के रूप में दिखाई पड़ेगी तो बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। याद रखिए, जो ये लोग उछल रहे हैं ना, विपक्ष के लोग, वो जानते हैं कि अगर नियम के साथ इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे, तो इनकी बुरी स्थितियां सामने आने वाली है और इनका बचना मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एक ऐसी खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाई नहीं, जिसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले सालों में आपको कुछ ना कुछ नई चीज दिखेंगी, नई परिस्थितियों में दिखेगी। आपके क्या विचार हैं, आप जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अभी मैंने HB मेलोडी पर एक बहुत ही शानदार गीत, और थोड़ा हटकर है, लंबी रातें, वो अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ये गीत लोगों को बहुत पसंद आए, हजारों लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पर भी आए, मैंने सबको बताया। आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, और हाँ, वहाँ कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और आज के वीडियो में आपकी क्या राय है, मैं इंतजार करूंगा। और आपसे निवेदन है दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अगर किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।